नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ का पार्ट 2। इससे पहले हम रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग एवं कृमि रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली की कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे कार्य करती है। तो हम इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे, इम्यूनाइजेशन क्या होता है वह समझेंगे, और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण क्या होता है यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी की। अगर हम प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की बात करें तो प्रतिरक्षा क्या होती है कि किसी व्यक्ति की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मतलब मानव शरीर किन बीमारियों से लड़ पा रहा है, किन सूक्ष्म जीवों से लड़ पा रहा है, उसकी यही क्षमता उसकी प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है, जिसे व्यक्ति के सिस्टम में एंटीबॉडी की उपस्थिति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन वो चीज़ होती है जो बाहर से आया, कोई भी पैथोजन वो हो सकता है, पैथोजन अपन ने कल पढ़ा था, यानी रोगजनक, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, कृमि हो, आदि क्या है, एंटीजन है यानी पैथोजन है। ठीक है, इन पैथोजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में बनती है, इनके विरुद्ध जो हमारी बॉडी बनाती है इनसे बचने के लिए, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और यही एंटीबॉडी होती है जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक को हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं यानी इनैट इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में, इनैट इम्यूनिटी, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्थात अर्जित प्रतिरक्षा, जो हमने अर्जित की अपने लाइफ टाइम में। और सहज मतलब जो हम बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से हमें प्राप्त है, उसे हम सहज प्रतिरक्षा कहेंगे। तो देखते हैं सहज प्रतिरक्षा क्या है। वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद है, मतलब जब हम पैदा हुए तब से जो हमारे शरीर में मौजूद है, उस प्रतिरक्षा को हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। यह एक गैर विशिष्ट प्रकार की होती है। गैर विशिष्ट प्रकार की मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए अलग होगी, कवक के लिए अलग होगी, विषाणु के लिए अलग होगी, या कोविड के लिए अलग होगी, मलेरिया के लिए अलग होगी। इस प्रकार की नहीं होती है। गैर विशिष्ट होती है मतलब सभी के लिए समान रूप से हमको प्रोटेक्ट करती है, सभी रोगों से हमारी रक्षा करने का काम करती है। यह जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। कुछ बाधाओं की मदद से यह प्रतिरक्षा रोग जनकों को प्रवेश को प्रतिबंधित करती है। ये हम आगे देखेंगे किन बाधाओं का यह प्रयोग करती है। सहज प्रतिरक्षा के 4 प्रकार के अवरोध होते हैं। अभी अपन ने बात की ना, यह कुछ अवरोधों से हमारी सुरक्षा करती है, तो 4 प्रकार के अवरोध होते हैं जिनसे यह सूक्ष्म जीवों को या पैथोजन को या रोग कारक को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। पहली बाधा कौन सी है? शारीरिक बाधा। शारीरिक बाधा में जैसे त्वचा, त्वचा के ऊपर से हमारे शरीर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकता जब तक कि कोई कट ना लगी हो, कहीं हम कट ना जाए, लग ना जाए। जठरांग, जैसे ही हमारी आमाशय में कोई भी चीज़ पहुंचती है, कोई भी खाना जो हम खाते हैं वो पहुंचता है, पानी हम पीते हैं वो पहुंचता है, तो जठरांग में क्या होता है, HCl रिलीज होता है। और ये HCl प्लस जो म्यूकस रिलीज होता है वह क्या करता है, जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। उसके बाद श्वसन तंत्र हमारा और मूत्र जननांगी, इन पथों पर कुछ बलगम की परत आ जाती है। यह बलगम की परत हमें बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी है शारीरिक बाधाएं। यह क्या है, पेट में अम्ल जो आता है, HCl जो अपने अभी बात की। दूसरा, आंखों से आंसू आना और मुंह में लाग। ये सभी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। इसके बाद है कोशिकीय बाधा। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या करती है, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, फिर है साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर मतलब जब किसी वायरस से हमारे शरीर में संक्रमण होता है तो उस वायरस के संक्रमण के कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं एक इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन प्रदर्शित करती हैं, उत्पादित करती हैं। यह प्रोटीन जो है वह दूसरी कोशिकाओं का, जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनको बचाता है, उनको बचाने का काम करता है इस वायरस से। ठीक है, तो इस तरह 4 प्रकार के बैरियर हो गए, हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड मतलब जो हमने अर्जित की है। क्या की है, जो हमने अर्जित। अर्जित मतलब जीवन काल में हम जिस प्रकार की इम्यूनिटी को, क्षमता को, प्रतिरक्षा प्रणाली को अर्जित करते हैं उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें बहुत अच्छा, तो हम कह सकते हैं वर्तमान में कोविड के लिए हमने वैक्सीन लगवा ली है, और वैक्सीन लगवाना एक प्रकार का एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फंक्शन है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रकार है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्यक्ति के जीवन के दौरान विकसित होती है और यह रोगजनक विशिष्ट होती है। मतलब अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, कोविड-19 की वैक्सीन लगाई है, तो यह आपको कोविड से ही बचाएगी। अगर आपने DPT की वैक्सीन लगाई है तो वह डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस से आपको बचाएगी। तो इस तरह से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह विशिष्ट होती है।
अब हम देखते हैं कि यह कैसे कार्य करती है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे प्रतिरक्षक प्रणाली में दो प्रकार के सेल्स होती हैं। एक को हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं और दूसरे को हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, जो बाहर से एंटीजन आ रहा है या रोगाणु आ रहा है या रोगजनक कारक आ रहा है, उस बाहरी पदार्थ को यह पहचानती हैं और उससे जुड़ जाती हैं। ठीक है, उसे इस तरह से वो पकड़ लेती हैं। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें होती हैं बाइंडिंग करने के लिए, बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पर इसे रोक लेती हैं, वो अपन समझेंगे आगे कैसे होती है। ठीक है, दूसरा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये एंटीजन को याद रखता है, मतलब कि जो एंटीजन यानी जो बाहर से रोगाणु आया है वह किस प्रकार का है, क्या करता है हमारे शरीर में, तो ये सब पता करने का काम कौन करता है, उसे याद रखने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है और उसे पहचानता है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करता है और बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तो ये काम किसके, टी लिम्फोसाइट के। और बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, ये एंटीबॉडी बनाती है और बाहरी पदार्थों को पहचान के उनसे जुड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। इस एंटीबॉडी को किसने बनाया, बी लिम्फोसाइट ने बनाया, और किसकी मदद से बनाया, टी लिम्फोसाइट की मदद से बनाया। अब ये कैसे काम कर रही है ये अपन देख लेते हैं। एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड मतलब जो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हो ऐसी चेन है। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, जिसमें 2 भारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, मतलब 2 बड़ी होती हैं, और 2 हल्की होती हैं, यानी 2 छोटी होती हैं। इन्हें हम H2 मतलब 2 हैवी और 2 लाइट, है ना, H2L2 कहते हैं। ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन एम। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपकी बुक से लिया गया डायग्राम है। ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब जब भी कोई रोगाणु आएगा तो उसको बाइंड कहाँ करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये बाइंडिंग साइट हो गई। ये जो छोटी वाली चेन दिख रही है इसको हम बोलेंगे लाइट चेन, और जो ये बड़ी वाली चेन दिख रही है आपको इसको हम बोलेंगे हैवी चेन। इसलिए हम इसे 2 हैवी चेन हो गई, एक ये और एक ये, और 2 लाइट चेन हो गई, एक ये और एक ये वाली। तो इस तरह से हम इन्हें कहते हैं H2L2 स्ट्रक्चर। ये एंटीबॉडी है जिसका निर्माण बी लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है और टी लिम्फोसाइट इसको बनाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या है, यह प्रतिरक्षण प्रणाली की स्मृति पर आधारित होता है। अभी हमने बात की कि प्रतिरक्षण प्रणाली में क्या होता है, एक हमारी स्मृति होती है जिसके आधार पर बी जो लिम्फोसाइट है वह पहचानती है और वह अटैक करती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसमें मदद कौन करता है, इससे मदद करता है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट ही होता है जो किसी भी चीज़ की स्मृति बनाता है अपने अंदर, है ना, उस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो जब एक एंटीजेनिक सामग्री यानी कोई भी बाहर से जो भी कीटाणु आया, जीवाणु आया, वो जब एक स्वस्थ व्यक्ति में जाता है तो यह एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं को प्राथमिक प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न करता है। यह जो प्राथमिक प्रतिक्रिया होती है वह थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन जब दोबारा कभी भी यही एंटीजन फिर वापस से आके उसकी बॉडी में अटैक करता है तो वह द्वितीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसको चलिए समझ लेते हैं। अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा तो हम इसे पिक्चर से समझते हैं और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे इसके साथ में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह है बी सेल। क्या है, बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट सेल। ये जो है ये आ रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारे शरीर में आ गए हैं, अब इनको हमें मारना है। तो इस बैक्टीरिया के लिए इस बी सेल के पास यानी बी लिम्फोसाइट के पास क्या है, ये बाइंडिंग साइट है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस तरह से होता है ना, और यहाँ पर बाइंडिंग साइट होती है। तो ये जो हरे कलर का बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, इस बैक्टीरिया को इसी बाइंडिंग साइट पर यह पकड़ लेती है। ठीक है, इस बी सेल ने, इस बी लिम्फोसाइट सेल ने इस बैक्टीरिया को यहाँ पर पकड़ लिया, लेकिन ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक कि हेल्पर टी सेल आके इसे ना कह दे कि अब आपको इसे किल करना या मारना है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाओ। तो जैसे ही हेल्पर टी सेल आके इसे बोलेगी, यह क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से एक्टिवेट होने के बाद इसके पास से 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक को हम प्लाज्मा सेल कहेंगे, प्लाज्मा कोशिका कहेंगे, एक को हम मेमोरी कोशिका बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पर बात करते हैं स्मृति पर आधारित होती है। तो यह जो स्मृति है वो किसके पास है, इस मेमोरी सेल के पास है। ठीक है, तो बी सेल बाद में क्या करेंगी, डिवाइड करेगी, और यही बी सेल डिवाइड करेगी, 2 में बदल जाएगी, प्लाज्मा सेल होगी, मेमोरी सेल होगी। जो प्लाज्मा सेल होगी वह एंटीबॉडीज रिलीज करेगी, और ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इन बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी। इन बैक्टीरिया पर जब ये बाइंड कर जाएगी तो फैगोसाइटिक सेल आएंगी जो इसे खा जाएंगी, और इस तरह से यह बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मर जाएगा। और यह जो मेमोरी सेल है वह याद रखेगी आगे जब कभी भी यह बैक्टीरिया वापस से हमारे शरीर में आएगा तो हमें कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, यह पता करेगा। और इस कारण से अगली बार जब कभी भी कोई एंटीजन आएगा तो उसके लिए इतनी सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, ये सब प्रक्रिया खत्म हो जाएंगी। सिर्फ यही करना पड़ेगा, जैसे ही इसके पास मेमोरी कोशिका के पास वह एंटीजन आएगा या बैक्टीरिया आएगा तो यह प्लाज्मा कोशिका को बोलेगी कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करो, और एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी, और यह क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को या वायरस को किल कर देगी। इस तरह से हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, प्राथमिक रिस्पॉन्स होता है, वह थोड़ा स्लो होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन जो द्वितीयक रिस्पॉन्स होता है वह हमेशा ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान के चलो कोविड के टाइम पर आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई,
कोविड का जो वायरस है वो हमारे शरीर में गया, लेकिन वह कोविड वायरस कैसा था, कमज़ोर था, इसलिए उसने हमें कोविड-19 का से प्रभावित नहीं किया, मतलब हमें डिसीज़ नहीं हुई। लेकिन हमारे अंदर जब वो वायरस आया तो हमारी कोशिकाओं ने उसको पहचाना और इस तरह से उसने उसको बाइंड कर लिया। फिर हेल्पर टी सेल आई, उसने उसको एक्टिवेट किया और इसके पास एक प्लाज्मा कोशिका बनी और एक मेमोरी कोशिका बनी। जो प्लाज्मा कोशिका होगी उसने एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगी, तो इस तरह से जो कोविड वायरस है उसको बाइंड कर लेगा और फैगोसाइटिक कोशिकाएं उसको मार देंगी। अगली बार जब कभी भी वायरस आएगा तो इस मेमोरी कोशिका के पास यह पता होगा उसको कि जब कभी भी कोविड वायरस आएगा तो हमें ये वाली एंटीबॉडी रिलीज़ करनी है। तो इस तरह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगी और हमें कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यह लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, मतलब ये तो हो गई कि हमने वैक्सीन लगवाई, पहले से लगवा ली, हमें कोविड नहीं है या हमें टिटनेस नहीं है लेकिन हमने वैक्सीन पहले से लगवा लिया, डिप्थीरिया नहीं है हमने वैक्सीन पहले से लगवा लिया, बीसीजी वैक्सीन लगवा लिया जिससे हम टीबी से बच जाएं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी वैक्सीन है जो लगवा ली हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब आपको कट लग जाती है, कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो आपको टिटनेस का टीका लगाया जाता है। वह टिटनेस का टीका आपको लगाया जाता है वह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का काम करता है, मतलब आपको बाहर से ही पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं जिससे कि आपके शरीर में जाकर जल्दी से जल्दी उन कीटाणुओं को, उन एंटीजन को खत्म किया जा सके। ठीक है, इन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, पूर्व निर्मित निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलर्जी की कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी किसी पदार्थ जैसे परागकण, मधुमक्खी का जहर, कोई भी भोजन आदि के प्रति जो प्रतिरक्षण प्रणाली जब प्रतिक्रिया करने लगती है तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बाहर जाते हैं, थोड़ी धूल लगती है, डस्ट से उन्हें एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लगती हैं। कुछ लोग एकदम ठंडी में बाहर निकलते हैं, उनको एलर्जी आने लगती है। कई बार हम कोई फूल सूंघते हैं, उसके सूंघने के बाद से छींकें आने लगती हैं। तो यह क्या है, एक प्रकार की एलर्जी है और उसमें जो बनता है उसे हम एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबिन ई कहते हैं। ठीक है, इसके कारण से क्या बनती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी बनती है, इम्यूनोग्लोबिन ई बनती है, एक्टिवेट होती है। एलर्जी के लक्षण क्या क्या होते हैं तो देखते हैं। एलर्जी में छींक आती है, नाक बहना, आंखों में पानी आना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। इसमें होता क्या है, जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वहाँ से हिस्टामाइन रिलीज होता है। हिस्टामाइन एक प्रकार केमिकल है जो रिलीज होता है, और सेरोटोनिन, इसके कारण से एलर्जी बढ़ती है। अगर एलर्जी के लक्षणों को कम करना है, मतलब जब एलर्जी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन दवाई देते हैं, एड्रेनल दवाई देते हैं और स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ देते हैं। अब हम बात करते हैं स्व प्रतिरक्षा यानी ऑटो इम्यूनिटी की। यह क्या होती है, स्व मतलब खुद के लिए और प्रतिरक्षा मतलब जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली खुद के ही चीज़ों को तोड़ने लगे। सामान्यतः क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई बाहर से अगर कोई एंटीजन आया तो हमारी बॉडी उस एंटीजन को मार देती है। पर जब हमारी बॉडी हमारी ही कोशिकाओं को अगर एंटीजन समझ ले, हमारी ही एंटीजन और बाहर के एंटीजन में अगर कोई भेद नहीं कर पाती है, तब हम इसे स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की शरीर के लिए बाहरी एंटीजन और अपने खुद के एंटीजन के बीच अंतर न करने की क्षमता के कारण इसे हम ऑटो इम्यूनिटी या स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। ये हमारी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। किस कारण से हो सकता है, किसी अनुवांशिक कारण से या फिर अन्य कारण से ऐसा हो सकता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी ही प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हमारी ही अच्छी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी होती है। तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर बनती है, ऊतक कोशिकाएं और एंटीबॉडी से मिलकर बनती है। इस प्रणाली में क्या होता है, यह अपनी यानी स्वयं और गैर के बीच में अंतर स्पष्ट करती है। अगर कोई बाहरी एंटीजन आता है तो उसके लिए उससे शरीर की रक्षा करती है। साथ ही यह स्मृति कोशिकाओं का उत्पादन करती है, अभी अपन ने देखा मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करती है और पहले मौजूद प्रतिजनों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। मतलब अगर हमें पता है कि आने वाला कोई एंटीजन आने वाला प्रतिजन आने वाला है तो उसको मारने का काम करती है। और यह एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करती है, अभी हमने देखा हिस्टामाइन रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद स्व प्रतिरक्षित रोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है और अंग प्रत्यारोपण में भी अंग को स्वीकृत कर देती है। जैसा हम देखते हैं कि अगर मान के चलो कोई किसी को किडनी दे रहा है और एक किडनी जब व्यक्ति दी जाती है तो ये देखा जाता है कि यह किडनी इसके ऊपर काम करेगी कि नहीं, तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करता है, उसके टिश्यूज को चेक किया जाता है कि यह किडनी इसके लिए सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं है तो वह हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा और वह किडनी फिर से फेल हो जाएगी। तो इस तरह से अंग प्रत्यारोपण में ये अंग को अस्वीकृत करने का भी कार्य करती है। अब हम बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मतलब लिम्फोइड अंग कौन कौन से होते हैं। तो शरीर में लिम्फोइड अंग दो प्रकार के होते हैं, मेनली प्राथमिक और द्वितीयक, और कुछ तृतीयक भी होते हैं। ठीक है, पहले पर पढ़ते हैं प्राथमिक और द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी है थाइमस और बोन मैरो। तो थाइमस है, यहाँ से टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं और बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं। तो थाइमस और बोन मैरो क्या हो गई, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। ठीक है, प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, प्राथमिक लिम्फोइड अंग कौन कौन से हो गए, थाइमस और बोन मैरो। यहाँ से बनेगी टी लिम्फोसाइट, यहाँ से बनेगी बी लिम्फोसाइट।
उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पर टी लिम्फोसाइट कोशिका और बी लिम्फोसाइट कोशिका आगे रहती है, और जब कभी भी कोई भी हमला होता है या बाहर से कोई एंटीजन आती है तो वहाँ पर कार्य करती है। इसमें आगे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और पियर्स पैचेस, ये जो हैं वो क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। यहाँ पर यह टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आके बैठ जाते हैं कि जब कभी भी हमला होगा, जब कभी कोई बाहर से एंटीजन आएगा तो हम उसे मारने का काम करेंगे। तो इस तरह से आपका प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।